दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह एस.के. पांडे का वीडियो है जो मॉडर्न हिस्ट्री होगा। इसमें ब्रिटिश गवर्नर एवं गवर्नर जनरल को हम पढ़ाएंगे, जो ब्रिटिश की उपलब्धियां नामक चैप्टर का ये आपको भाग होगा। इसमें मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके बता दें, उसी को आप देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, बुक को आप खुद से पढ़िए एक बार, ठीक। तो अब जाके वीडियो आपको अच्छा लगेगा हाँ वीडियो में कुछ है, ठीक। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम आते हैं ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। इसी कारण प्लासी की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को क्या किया, बंगाल का गवर्नर बना दिया। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो अंग्रेज प्रमुख था वो ड्रेक था। इसका नाम याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। प्लासी के युद्ध के बाद में आपको क्या, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो है आपको बंगाल का गवर्नर बने हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा, तो रॉबर्ट क्लाइव। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे। क्लाइव 1757 से लेकर 60 तक और 1765 से 67 तक दोबारा अपना गवर्नर रहे हैं। कहाँ का, तक बंगाल का। बंगाल विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। बक्सर युद्ध के बाद इन्हें पुनः गवर्नर बनाया गया। मतलब प्लासी के युद्ध के समय भी ये गवर्नर नहीं थे और बंगाल के क्या कहते हैं आपको, बक्सर युद्ध के समय भी गवर्नर नहीं थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बाद में बने हैं, दोनों युद्ध के बाद में। इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटना है जो एग्जाम में आपके हमेशा पूछा जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दीवानी की प्राप्ति, मतलब दीवान की प्राप्ति हुई इनको कहाँ पे, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस क्षेत्र में अपना कर वसूल सकते थे, इसकी इनको प्राप्ति हुआ। और शासन चलाने का काम नवाब का रहा। तो इस प्रकार से शासन कौन चलाता था, नवाब चलाते थे। कर कौन वसूलता था, तो अंग्रेज वसूलते थे। तो बंगाल में क्या हुआ, दया शासन लागू हुआ। मतलब रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल में दया शासन को लागू किया। दया शासन को बंगाल में लागू किया कौन, रॉबर्ट क्लाइव। हटा दिया कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स हटाए हैं। कौन हटाए हैं, तो वारेन हेस्टिंग्स। ये बात याद रखिएगा। तो दीवान की प्राप्ति जो हुई बक्सर युद्ध के बाद में, इलाहाबाद में संधि हुई, उसी संधि के द्वारा इनको शाह आलम द्वितीय जो थे उनके द्वारा क्या किया गया, बोल दिया गया कि आप जाइए दीवान ले लीजिए। कहाँ का, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको मिल गई। आगे हम देखेंगे व्यापार समितियाँ। व्यापार समितियाँ पर इनका गठन किया। इसको जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना जानिए कि निजी जो व्यापार होते थे अंग्रेजों का, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। रॉबर्ट क्लाइव जो था निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह का मतलब क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा कुछ विद्रोह किए गए होंगे श्वेत लोगों के द्वारा। तो श्वेत लोगों के द्वारा विद्रोह क्यों किए गए इसके समय, तो विद्रोह इसलिए किए गए कि इसने बोला कि जो बंगाल क्षेत्र, बंगाल और बिहार के क्षेत्र के अलावा दूसरे जगह कोई तैनात होगा उसी को भाता मिलेगा, बाकी सबके भाता को क्या किया, बंद कर दिया। क्लाइव ने बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भाता बंद कर दिया और बोला केवल उन सैनिकों को भाता मिलेगा जो बंगाल और बिहार के सीमा से बाहर कार्य करते थे। इसीलिए श्वेत लोगों ने अंग्रेज लोगों ने विद्रोह किया, जिसको मतलब अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसको क्या नाम दिया गया, श्वेत विद्रोह कहा गया। बाद में इसको क्लाइव के द्वारा दबा दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं दया शासन। आपको बताइए दिए कि बंगाल में इसने क्या किया, दया शासन का स्थापना किया, ठीक। और वारेन हेस्टिंग्स से इसको खत्म कर दिया। आगे हम देखेंगे इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसको जानने की आपको आवश्यकता है नहीं, बस इतना जानिए कि क्लाइव जो थे इंग्लैंड में जाकर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिए। मतलब पूछेगा नहीं, जानकारी के लिए है। हालवेल जो है, हालवेल जो है अंग्रेज, इन्होंने आपको ब्लैक होल जो घटना हुआ था प्लासी के युद्ध के पहले, मतलब इसमें क्या हुआ था, एक छोटा सा कमरा में बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, वो आपको लगभग में 150 अंग्रेजों को बंद कर दिए थे। और कल सुबह होकर जब खोले तो उसमें से मतलब 2-4 आदमी बचे थे, बाकी सब मर गए थे। इसी को हम लोग ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जो आपको जून 1556 ईस्वी की घटना है। तो ये बात याद रखिएगा। उसी घटना का गवाह कौन था, तो हालवेल था। चलिए आगे आते हैं हम लोग। ये आपको कुछ दूसरे गवर्नर जनरल हुए हैं जिनका कार्यकाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रफली आप लोग जान सकते हैं। वेन स्टार्ट जो थे यही आपको बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे,
वेरी लास्ट जो थे दैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर थे, इसको जानने की आपको आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट आते हैं कर्टियर। कर्टियर जो थे इनके समय में भी बंगाल में क्या हुआ, दैत शासन जारी रहा, लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स जो है वो क्या किए, हटा दिए दैत शासन को। ठीक, बस कर्टियर से बात ये याद रखिएगा कि जब आपको अंगल मैसूर युद्ध हो रहा था प्रथम, उस समय ये गवर्नर थे। अंगल मैसूर युद्ध जो प्रथम हुआ उस समय ये गवर्नर थे, ये बात याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल के अंतिम गवर्नर हुए और आपको भारत के अधीन जो क्षेत्र हुए, ठीक है, उसके प्रथम गवर्नर जनरल हुए, मतलब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए और बंगाल के ये अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। केवल जनरल जुड़ जा रहा है तो प्रथम हो गए, और जनरल जब हटा दीजिएगा तो केवल गवर्नर बचेगा तो अंतिम हो गए। ठीक, तब बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 ईस्वी में, उसके तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल को शेष जो क्षेत्र प्रेसिडेंसी थी बंगाल आपको मुंबई, बम्बई और मद्रास, ये दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को इस सब क्षेत्र के गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक, तो इसीलिए आपको इनको जो क्या वारेन हेस्टिंग्स है इनको आपको भारत का गवर्नर जनरल भी कहा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, या भारत कहिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। आपको भारत मत बोलिएगा, बंगाल बोलिएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन दुकान हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हटा दीजिए इस क्वेश्चन को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, और प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स, ये बात याद रखिएगा। कुछ इनके काम देखते हैं। उस काम में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था वो न्यायिक सुधार था। इन्होंने 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इम्फे थे। कौन थे, इम्फे थे। इसके तहत 3 न्यायाधीश थे, चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे, हाइट थे। नाम इनका जानने का आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक, इन तीनों न्यायाधीश के नाम आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भारत में न्यायिक सेवा का अंतिम जन्मदाता कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। इस प्रकार से आपको भारत में न्यायिक सेवा का अंतिम आपको जन्मदाता, अंतिम नहीं, इस न्यायिक सेवा, केवल न्यायिक सेवा, प्रशासन नहीं, न्यायिक सेवा पूछेगा, उसका जन्मदाता कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स है। नेक्स्ट जो है वो है क्या है, बनारस की संधि। इसको आवश्यकता नहीं है याद करने का, इसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। फैजाबाद की संधि, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 84 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, इसके द्वारा भगवत गीता और बहुत सारे पुस्तक का अनुवाद किया गया। भगवत गीता का अनुवाद विलियम विल्किंस के द्वारा हितोपदेश क्या है, हितोपदेश, इसका भी अनुवाद विलियम विल्किंस द्वारा किया गया है। मतलब भगवत गीता जो है और हितोपदेश जो है, दोनों का अनुवाद कौन किया है, तो विलियम विल्किंस, विलियम जोन्स नहीं, विलियम विल्किंस, याद रखिएगा। ठीक, इसको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट आते हैं नंद कुमार पर महाभियोग, ये आपको इम्पोर्टेंट है। नंद कुमार पर अभियोग, वारेन हेस्टिंग्स जो थे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इलियास इम्पे के साथ मिलकर नंद कुमार को झूठा जालसाजी में फंसा के फांसी की सजा दिवा दिए थे, जिसको न्यायिक हत्या कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद बर्ग के द्वारा जब आपको वारेन हेस्टिंग्स जो थे इंग्लैंड गए, तो बर्ग के द्वारा इन पर महाभियोग चला गया। भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्ग ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया, क्यों। ठीक, लेकिन बाद में इनको बरी कर दिएगा। बर्ग ने हेस्टिंग्स को क्या कहा, तो चूहा, नेवला, एक झूठा, बैलों का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया, इस सब शब्द का प्रयोग करके उनको पुकारा। चलिए आगे आते हैं हम कर्नवालिस जो है आपको, इनका कार्यकाल 1786 से लेकर 93 तक था। कर्नवालिस जो है, जब अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था
उस समय ब्रिटिश के सेनापति थे और ब्रिटिश के सेनापति की तरफ से अमेरिकन जो सेनापति हैं उनके समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिटेन के उच्च कुलीन परिवार से आते थे। जब इनको भारत में गवर्नर जनरल बना के भेजा गया, मतलब गवर्नर जनरल बना के भेजा गया, तो आपको वहाँ के मतलब जो रेगुलेटरी एक्ट था उसमें सुधार किया गया, उसमें सुधार किया गया। ठीक, चलिए बतेबी किए हम पहले। अब यहाँ पे आएंगे, इन्होंने दास व्यापार पर रोक लगा दिया, ये बात याद रखिएगा। दास व्यापार पर रोक लगाया, कानून नहीं बनाया, रोक लगाया, बस सिंपल। नेक्स्ट आते हैं सिविल सेवा। सिविल सेवा का जन्मदाता इनको कहा जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इस सेवा में 1553 ईस्वी में प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी। मतलब सिविल सेवा में 1553 ईस्वी से क्या हुआ, प्रतियोगिता परीक्षा होने लगा। जो आपको 1553 कर रहे हैं, 1853 में जो एक्ट आया था उसके बाद से सिविल सेवा, उसमें बोला गया था कि सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगा, तो इस प्रतियोगिता परीक्षा होने लगा। सिविल सेवा का जनक जो देश है वो चीन है। चीन में प्रथम, मतलब पहले सिविल सेवा प्रतियोगिता के माध्यम से चुनाव करने वाला प्रथम देश था, याद रखिएगा। तो प्रतियोगिता होने लगा कहाँ पे, तो इंग्लैंड में होता था। कहाँ पे, इंग्लैंड में होता था। यह प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 ईस्वी में यह भारत में होने लगी। भारत में कहाँ, तो इलाहाबाद में प्रथम बार हुआ था, याद रखिएगा। अब कब, तो 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी से भारत में भी होने लगा। ली कमीशन की सिफारिश सिविल सेवा से ही जुड़ा है, याद रखिएगा। ली कमीशन की सिफारिश सिविल सेवा से ही जुड़ा है, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए आगे कुछ है। प्रथम जो भारतीय थे ICS, मतलब पहले क्या इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। तो ICS जो था उसका चुनाव में, उसमें प्रथम भारतीय जो थे उस प्रतियोगिता में सफल हुए थे, उनका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इसमें सफल हुए, जो असम के कलेक्टर थे। तब उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे सिविल सेवा के लिए चुना है, असम के कलेक्टर थे, उस समय उनको निलंबित कर दिया गया। अरविंद घोष जो थे ये भी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर सके थे। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास करने के बावजूद त्यागपत्र दे दिया। और बहुत सारे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को पास किए हैं, तो इन लोगों का नाम प्रमुख है। प्रारंभ में इस परीक्षा की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, लेकिन लिटन जो था घटाकर 19 कर दिया था। ये बात याद रखिएगा, लिटन के द्वारा उम्र को घटा के 19 वर्ष कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है रहता है, तो ये याद मतलब करने लायक है। हिस्ट्री में एक मतलब उनका, उस आदमी का कार्य माना जाता है, एक उल्लेखनीय कार्य में, उल्लेखनीय नहीं मतलब गलत निर्णय में इसको गिना जाता है। पुलिस सेवा। पुलिस सेवा जो है, भारत में पुलिस सेवा के जन्मदाता भी कॉर्नवालिस को माना जाता है, याद रखिएगा। इस प्रकार से सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस, पुलिस सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त जो है ये आपको शुरू करने वाला भारत में कॉर्नवालिस ही था। कब, तो 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। इसके द्वारा जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। RC जो दत्त थे, रमेश चंद्र दत्त, जो इंडियन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक लिखे हैं, उसमें RC दत्त ने क्या हुआ है, बंदोबस्त जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था था उसका समर्थन किए हैं, याद रखिएगा। कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें कर और न्याय को अलग किया गया। कर और न्याय देने के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति या कर के लिए कलेक्टर की नियुक्ति किया गया। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, प्रशासन का पृथक्करण किया, प्रशासन को अलग किया। तो कॉर्नवालिस संहिता किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो प्रशासन के पृथक्करण से। तो कॉर्नवालिस संहिता कौन लाया है, तो कॉर्नवालिस संहिता को लाने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 1700, ये आपको 1793 ईस्वी में चलेगा, 93 में चलेगा। उसके बाद आपको 1805 में फिर भारत के गवर्नर जनरल बन के आए, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई तुरंत ही। उसके बाद इनको गाजीपुर में दफना दिया गया। तो कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है, ये बात याद रखिएगा। चलिए सर जॉन शेर 1953 से 58 ईस्वी तक, ये आपको मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति लागू किया। जैसे आपको 90 से 92 के बीच में युद्ध हुए हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद चतुर्थ 99 हुआ है, इनके मृत्यु के बाद ही, मतलब इनके जाने के बाद ही, मृत्यु के बाद नहीं, इनके जाने के बाद ही। तो इनको मैसूर में के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाया, कोई इंटरफेयर मैसूर में नहीं करना चाहे। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेलेंजली। लॉर्ड वेलेंजली जो है, इनकी समय की प्रमुख घटनाक्रम, इनका डेट याद रखिएगा, 1798 से लेकर 1805 तक।
ठीक, देखिए गवर्नर जनरल को डेट वाइज जब याद कीजिएगा आप लोग ना तो याद हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। गवर्नर जनरल को याद करना जरूरी है आपके लिए, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि गवर्नर जनरल से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से 1 2 3 तक क्वेश्चन आप बना के ला दीजिएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि आपको इन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सेक्शन में माना जाता है गवर्नर जनरल। आगे हम बढ़ेंगे। सहायक संधि, जो लॉर्ड वेलेस्ली थी, इनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सहायक संधि प्रणाली को स्थापित करने माना जाता है। तो सहायक संधि प्रणाली जो था, इसमें हम प्रणाली जो है उसमें देखते हैं क्या होता था। तो इसमें क्या किया जाता था कि भारतीय जो राज थे उनसे संधि किया जाता था। इस संधि के तहत कहा जाता था कि आपकी रक्षा हम करेंगे, ठीक, और आप एक रेजिमेंट को, आप एक आदमी को अपने दरबार में रखिए ताकि आपकी गतिविधियों को देखा जाए, और आपकी जो विदेश नीति होगी हमारे अनुसार चलेगी। आपको किस देशी रियासत से संबंध बनाना है, किस राज्य से संबंध बनाना है, किस देश से संबंध बनाना है, ये अंग्रेज देखेंगे। और अंग्रेज देखेंगे, अगर दूसरा कोई राज आप पे अटैक करता है तो उसको संभालेगा कौन, उसको देखेगा कौन, उससे लड़ेगा कौन, अंग्रेज लड़ेगा। ठीक, आपको क्या करना है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लेना है, और एक रेजिमेंट को अपने यहाँ रखना है, एक आदमी को अपने यहाँ रखना है जो देख सके कि आप तो हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, आपके दरबार में क्या चल रहा है। बात याद रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे करके आप लोग को क्या करना होगा, रेजिमेंट रखिए, आप देसी राज्य से बोला गया, आप रेजिमेंट रखिए। इसके साथ साथ जो सैनिक हमारे यहाँ है उसका खर्चा दीजिए भाई। आप लोग खर्चा क्यों दीजिएगा, क्योंकि ये जो सेना है आप ही के रक्षा के लिए है, तो आप खर्चा दीजिएगा तब न चलेगा। इस तरह से आपको अंग्रेज लोग इतना होशियार थे कि अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए पैसा किन से लेते थे, देसी रियासत से। ऐसा सहायक संधि की जरूरत क्यों पड़ी लॉर्ड वेलेस्ली को, क्योंकि फ्रांसीसियों को इनको भय था, फ्रांसीसियों से इनको भय था। ठीक है, इस समय तक आपको फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो चुका था, याद रखिएगा। उसके भय के कारण इन्होंने सहायक संधि किया। ठीक, अब भारत में सहायक संधि का जनक जो है डुप्ले को माना जाता है। किसको माना जाता है, डुप्ले को माना जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, लेकिन सहायक संधि को अधिक प्रसिद्ध कौन बनाया, तो प्रसिद्ध बनाया आपको कौन, तो वेलेस्ली। इसीलिए अगर वेलेस्ली की सहायक संधि पूछे तो आपको है कौन होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत कौन हो जाएगा, तो हैदराबाद हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, और भारत में सहायक संधि को शुरुआत कौन किया था, तो डुप्ले किया था। लेकिन प्रसिद्ध कौन बनाया, तो वेलेस्ली बनाया। इसने प्रत्येक देशी रियासत के साथ यह नीति अपनाया। अब इसमें क्या पूछता है दोस्तों कि कौन कौन आपको वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था, इसके साथ साथ कर्म भी पूछ देता है कभी कभी। तो हम कोई तरीका अपनाएंगे, कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो आप लोग भी कोई तरीका अपना के इसको याद कीजिएगा। हम अपना तरीका आपको बता देंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अपना लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक दूसरे का नहीं होना चाहिए, ट्रिक अपना होना चाहिए जो आपको एग्जाम में याद दिलाने में हेल्प कर सके। सब चीज़ का ट्रिक नहीं होता है, कुछ कोई का ट्रिक आप ऐसा कन्फ्यूजन जहाँ होता है उसको बैठा लीजिए किसी बात पे, ताकि आप लोग को याद हो जाए, कर्म भाई याद हो जाए। ठीक, चलिए, सहायक संधि भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करना तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों में वैदेशिक संबंध अंग्रेजी राज के अधीन हो जाते थे, परंतु उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम कौन है, तो प्रथम कौन है, तो हैदराबाद 1798। दूसरा टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में, जब 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान मारे गए, तो आपको मैसूर के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया गया। तांजौर 1799 में ही, उसका अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802 ईस्वी में, भोसले 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में। ठीक, और ये सब राज है उसके बाद स्वीकार किए हैं। याद रखना होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर। अब देखिए, यहाँ पे कर्म चाहिए हमको याद करने का, तो देखिए आप 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 तो रुकी हम तो आपके हुए, हम तो आपके हुए। ठीक है, तो ह से हैदराबाद, म से मैसूर, त से तांजौर, अ से अवध, प से पेशवा।
इतना 4 को याद, इतना कर्म याद रह जाएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो हम तो आपके हुए, तो ह से हैदराबाद, म से मैसूर, त से ताजौर, अ से अवध, प से पेशवा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कौन सा मराठा जो था उसने संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो होलकर जो था, मराठे के 4 पार्ट बंटे थे, एक था पेशवा, दूसरा भोसले, तीसरा सिंधिया, चौथा होलकर। तो कौन था जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो होलकर था जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। यही होलकर जो है 1857 के क्रांति में सबसे अधिक समर्थन किया था अंग्रेजों का। जो अभी सहायक संधि को स्वीकार नहीं कर रहा है, वही होलकर 1857 के क्रांति के समय सबसे अधिक समर्थन करेगा, याद रखिएगा। ठीक, आपको बार बार क्वेश्चन हम पूछते जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारियों को, नागरिक सेवा जो आईसीएससी के अधिकारी हैं उनको परीक्षण देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना किया गया था, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया, याद रखिएगा। ठीक, तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, वेलेस्ली ने नागरिक सेवा भर्ती किए गए युवकों के परीक्षण के लिए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, इसके बाद जब वेलेस्ली का कार्यकाल खत्म हो जाता है, आपको वेलेस्ली 1799 से लेकर 5 तक होते हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो इनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद में आपको आते हैं सर जॉर्ज वारलो 1805 ईस्वी में। उसके पहले भी ये गवर्नर आते हैं जो कर्नवालिस होते हैं, 1805 में आते हैं, लेकिन इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जस्ट ही गाजियाबाद में दफना दिया जाता है। तो एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं बंगाल के जिनका आपको कहाँ पर दफनाया गया है, तो गाजीपुर में दफनाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 ईस्वी में, याद रखिएगा बार्लो। इनके समय कान में बाली न लगाने के कारण, लगा देने के कारण, ठीक है, सिपाहियों ने विद्रोह किया था, याद रखिएगा। बार्लो के समय बाली के लिए विद्रोह हुआ था, इतना याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो है आपको इनके समय 1807 से 1513 तक रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये रणजीत सिंह, इसी के समय 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड मिंटो के समय ही रणजीत सिंह के साथ में, जो शुक्र मिसल के थे, पंजाब के शासक थे, 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। संधि में अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर मिंटो नहीं किया था, बल्कि कौन किया था, मेडकॉफ किया था, मेडकॉफ। आगे चल के एक और मिंटो आते हैं, तो उनको मिंटो द्वितीय बोला जाता है, ये मिंटो प्रथम हो जाएंगे। ठीक, आगे आते हैं। चलिए अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। उधर थे वारेन हेस्टिंग्स, इधर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अंतर याद रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं। तो आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 23 तक। इसके समय में हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश संप्रभुता इसी समय स्थापित हो गई। मराठे इस समय, जो मराठे के साथ युद्ध चल रहा था, तृतीय मराठा युद्ध हुआ, खत्म हो गया और ब्रिटिश की संप्रभुता भारत में स्थापित हो गई। ठीक, इनके समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो 1814 से लेकर 16 तक चला था। सुगौली की संधि के तहत खत्म हुआ है, याद रखिएगा। सुगौली की संधि, सुगौली कहाँ पर, चंपारण बिहार में पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं पिंडारियों का दमन। आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडारियों का दमन भी किए थे। पिंडारियों को जो नेता थे प्रमुख, उनमें आपको कुछ नेता थे। पिंडारी का मतलब होता है क्या, लुटेरा। ये एक लुटेरा जाति था जो लोगों अंग्रेजों को लूटने का काम करता था। तो पिंडारियों का दमन किया गया था, किन के द्वारा, तो आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। अब करीम खां, मेलकम और आपको 2-4 और नेता, चित्तू, वासिल, मोहम्मद, अमीर खां, और ये सब आपको महत्वपूर्ण नेता हो गए। कौन कौन, चित्तू, वासिल, चित्तू, वासिल मोहम्मद, अमीर खां और करीम खां, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने मराठा संघ का अंत कर दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जिसमें मराठे हार गए और मराठा संघ खत्म हो गया। ठीक, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा क्या हो गए, पराजित हो गए और बाजीराव जो थे उनको गद्दी से उतार दिया गया 18 लाख पेंशन के साथ में। कहाँ पे, कानपुर के समय बिठुआ में भेज दिया गया, याद रखिए, कहाँ पे, बिठुआ में। अब आते हैं लॉर्ड एडमंड्स 1823 ईस्वी में, इनसे ज़्यादा आपको मतलब है नहीं, आ गई। लॉर्ड एम हॉस्ट्स, इनका याद रखिएगा कार्यकाल 23 से 28 तक। कब से कब, 23 से 28 से। कभी कभी किसी बुक में 24 से 28 रहेगा, तो उसके पीछे भागने की आपको आवश्यकता है नहीं। तो लॉर्ड एमस्टन जो है, यह भारत का गवर्नर जनरल था, जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से 1827 ईस्वी में बराबरी के स्तर पर मिला। इसकी कोई आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक, यहाँ पे ये जानना है कि इनके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल
बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26, और यह युद्ध आपको यादवों के संधि के तहत खत्म हुआ। ये बात याद रखिएगा। इसी के समय बैरकपुर में जो था, आपको बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया था। क्यों? क्योंकि इनको बर्मा युद्ध के लिए समुद्र के रास्ते भेजा जा रहा था, और भारत में समुद्र को पार करना धर्म के उल्लंघन करने के जैसा है, इसीलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है आपको 1828 से लेकर 35 तक ये आपको शासन करते हैं। इनके समय बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्ति किया गया था। 1806 ईस्वी में उसने सैनिक के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बालियों को पहनने से मना कर दिया, जिससे वेलोर का प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह हुआ था। बतौबी किन उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वार्लो थे। वार्लो के समय कान में बाली पहनने के लिए विद्रोह हुआ था, ठीक है। और उस समय कहाँ पे विद्रोह हुआ था? तो मद्रास में था। मद्रास का उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपको बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए नेक्स्ट इनका काम क्या होता है? सती प्रथा का उन्मूलन। 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत सती प्रथा को इन्होंने प्रतिबंध कर दिया। पहले केवल यह प्रतिबंध बंगाल में लागू हुआ 1829 ईस्वी में, लेकिन 30 में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू हो गया। ये बात याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। ठगी प्रथा का अंत। बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त किया। ये आपको इसके लिए कर्नल सलीमन का सहयोग किया था। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा खत्म हो गया। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो बना था, उसमें कहा गया है कि सेवाओं का अधिकार क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए। अब यह मान लिया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति या रंग के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। योग्यता है तो आप किसी पद पर रहिएगा। परीक्षा का आयोजन अभी नहीं हुआ है, परीक्षा का आयोजन 53 के बाद होगा। अभी योग्यता को आधार बनाया गया है, ठीक है। बाद में परीक्षा को आधार बना दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही मैकाले जो है उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज भी इन्हीं के समय खोला गया। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स मेडकॉफ। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। 1835 से लेके कब तक? 36 तक। याद रखिएगा इनके बारे में। इनके बारे में यही जानना है कि इन्होंने समाचार पत्रों से क्या हुआ? प्रतिबंध हटा दिया, इसीलिए इसे समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना गया। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1836 से 82 में थे। ये आपको 6 साल तक रहे। इनका भी नाम याद रखिएगा। इन्हीं के समय प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ज़्यादा युद्ध के बारे में जानना नहीं है। त्रिपक्षीय संधि इसने किया था। शाह शुजा जो अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक था, रणजीत सिंह और अंग्रेज तीनों आदमी मिलकर संधि किया था और शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बनाया। तो इस प्रकार से त्रिपक्षीय संधि के तहत आपको शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बनाया गया था। इस त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन शामिल थे? तो आपको अंग्रेज थे, रणजीत सिंह थे और शाह शुजा थे। बाद में रणजीत सिंह इस संधि से अलग हो गए, याद रखिएगा। आपको ऑकलैंड के समय ही शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल के जीटी रोड कर दिया गया था, ठीक है, जो आपको कलकत्ता से लाहौर तक जाता था, जिसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एलनबरो। 1842 ईस्वी से लेकर 44 ईस्वी तक। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना जो है वह है आपको सिंध का भारत में विलय, ब्रिटिश में विलय 1843 ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा। दास प्रथा का अंत इन्होंने कानून बना के कर दिया। इसके पहले कर्नवालिस ने कानून नहीं बनाया था, बल्कि कानून कौन बनाया? तो आपको एलनबरो ने बनाया था। ये बात आपको बता दी है। नेक्स्ट हम आते हैं, चलिए आगे हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या देखेंगे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो आपको है कब से कब? 1844 से लेकर 1848 तक। ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ? इनके समय हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इनके समय क्या होता है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, ठीक है। और इसमें सिख लोग पराजित होते हैं। इसके जानने की ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। इनका मेन काम जो है नौरबली प्रथा का दमन किया है इन्होंने। ये नौरबली प्रथा जो थी मुख्य रूप से खोंड जाति में, किनमें? तो मुख्य रूप से खोंड जाति में प्रचलित थी, जिसको इन्होंने क्या किया? समाप्त कर दिया। इस प्रथा को समाप्त करने के बाद में आगे चल के खोंड जनजाति जो थे विद्रोह भी किए थे, जिनको दबा दिया गया। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक। लॉर्ड डलहौजी जो थे 36 वर्ष की अवस्था में भारत का गवर्नर जनरल बना था।
इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये इनका कार्यकाल आप याद रखिएगा, इनके साथ साथ इनके सभी कार्य को आप याद रखिएगा। ठीक, इनके कार्य में सबसे पहले आते हैं पंजाब का इन्होंने विलय कर दिया भारत में। इसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी इनके समय हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सिक्किम को भी भारत में मिलाया गया है इनके समय में 1850 में, ये बात याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो काम है इनका वो है व्यापकगत का सिद्धांत अथवा राज हड़पने की नीति। क्या है दोस्त? तो व्यापकगत का सिद्धांत अथवा राज हड़पने की नीति। इस नीति के तहत डलहौजी जिस कार्य के लिए सर्वाधिक चर्चित रहा, ये बात याद रखिएगा। इस नीति के तहत क्या कहा गया कि उत्तराधिकारी का आप लोग गोद नहीं ले सकते हैं, जिनको आपको संतान नहीं है उनका राज ब्रिटिश राज में मिला दिया जाएगा, राजवाड़ों को बोला गया। ठीक, इसका विरोध लोगों ने किया। 1857 क्रांति का में मुख्य कारण ये भी रहा, जिसके कारण देशी रियासत लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। तो जो राज को इन्होंने हड़पा था उत्तराधिकारी कानून के थ्रू, उसमें सतारा प्रथम राज था। मस्ट भी कब? 1848 ईस्वी में ये प्रथम राज था सतारा, जिसको डलहौजी ने आपको हड़प नीति के तहत हड़पा था। ठीक, यहाँ का राजा आपा साहिबा था, रफली आप याद रख सकते हैं, ऐसा छोड़ भी सकते हैं। जैतपुर दूसरा राज था। ठीक, 1849 ईस्वी में। तीसरा जो है संभलपुर था, उड़ीसा में पड़ता है। जैतपुर आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो कर्म अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा, इस सब का कर्म आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं बाघाट। बाघाट जो है पंजाब राज्य में पड़ता है, 1850 में मिलाया गया था। उदयपुर 1852 में मिलाया गया था। इस सबका डेट और कर्म याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा सबका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदयपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। झांसी 1853 ईस्वी में। यह यहाँ का शासक कौन था? गंगाधर राव था, जो आपको रानी लक्ष्मीबाई की पत्नी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं नागपुर जो था 1854 ईस्वी में। यहाँ का शासक रघुजी द्वितीय था। इसको ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, बस नागपुर को कब मिलाया गया? 1854 ईस्वी में। अवध मोस्ट भी है 1856 ईस्वी में। यह विलीन के समय आपको कौन गवर्नर जनरल था, भले नवाब था आपको अवध का, तो अवध का नवाब जो था वाजिद अली शाह था। और गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक, लॉर्ड डलहौजी थे। आगे हम बढ़ते हैं। अब अवध को क्यों हड़पा गया? तो कुशासन का आरोप लगा के। रिपोर्ट कौन दिया था? तो आउटरम दिए थे, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं डलहौजी ने गवर्नर जनरल पर कार्य करने के बोझ को कम करने के उद्देश्य से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल भी बनाया। इसकी कोई आवश्यकता आपको है नहीं। सैनिक सुधार भी किया इसने, इसकी भी कोई आवश्यकता आपको है नहीं है। इसी के समय में शिमला को भारत की ग्रीष्म राजधानी बनाया गया। इसी के समय शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। कलकत्ता राजधानी थी हमेशा के लिए, लेकिन जब गर्मी पड़ता था कलकत्ता में बहुत ज़्यादा, अंग्रेज लोग को बहुत गर्मी लगती थी, क्योंकि ब्रिटिश आपको शीत कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में आता है। ठीक, मतलब शीतोष्ण जलवायु में आता है, शीत नहीं, शीतोष्ण जलवायु कटिबंध में आता है ब्रिटेन। तो आपको गर्मी के कारण इन्होंने अपना ग्रीष्म में, गर्मी के दिनों में राजधानी को परिवर्तित कर लेते थे शिमला में। तो शिमला को डलहौजी के समय प्रथम बार आपको राजधानी बनाया गया, ग्रीष्मकालीन राजधानी। शिक्षा संबंधी सुधार इन्होंने क्या किया है? तो शिक्षा संबंधी सुधार में ये क्या किए हैं? तो 1854 ईस्वी में इन्हीं के समय आपको चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, जो विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी था, याद रखिएगा। रेलवे लाइन का भी इन्होंने निर्माण किया है। तो 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच में इन्होंने चलाई गई। दूसरा रेलवे लाइन जो थे 1854 ईस्वी में ही कलकत्ता से रानीगंज के बीच चला। विद्युत तार भी इन्होंने बिछाया था। डलहौजी के समय प्रथम बार विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच चली थी, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं डाक सुधार। 1854 ईस्वी में डाक सुधार भी इनको द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना भी इन्होंने किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना किया था। उसके बाद लोक शिक्षा विभाग का भी स्थापना इन्होंने किया था। उसके बाद भारत के वस्त्राय आते हैं। अब देखिए 1858 का अधिनियम बन जाएगा, तो कंपनी के से शासन छीन के महारानी को दे दिया जाएगा, महारानी के हाथ में चला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अब जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे उनको आपको भारत के वस्त्राय कहा जाने लगेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अंतिम प्रथम कौन था, ये सब फंसेगा। तो भारत के अंतिम गवर्नर कौन हुए? तो आपको हुए कैनिंग, क्योंकि इनके समय गवर्नर जनरल जो भारत के हुए अंतिम वो कौन थे? कैनिंग, क्योंकि इनके समय कंपनी से शासन लेके महारानी को दे दिया गया था। तो अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, अब आ गया वसराय।
तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग, वहीं सेम नाम। और यहाँ पे फिर से हम रिविजन कराते हैं। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। और अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल के कौन हो जाएंगे? तो विलियम बेंटिक हो जाएंगे, याद रखिएगा। उसी तरह से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल जो होगा वो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब गवर्नर जनरल पद खत्म, अब प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे? तो आपको लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, लॉर्ड कैनिंग से आगे जाएंगे। तो लॉर्ड कैनिंग में हम आएंगे 1856 से 62 तक इनका कार्य कर रहा, ठीक। अब इनके समय की महत्वपूर्ण जो घटना थी, एक गवर्नर जनरल वायसराय दोनों थे, क्योंकि इनके समय गवर्नर जनरल का पद को खत्म कर दिया गया, वायसराय पद लाया गया, तो दोनों रह गए हैं। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना जो थी 1857 का विद्रोह हुआ। उसके बाद 1857 ईस्वी में ही कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही गई, ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। उस तरह से 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में चला जाएगा। कैनिंग ने सैनिक और अर्धसैनिक व्यय में कमी करने के लिए रुपये का प्रचलन किया। इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट इनका कार्य जो है, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा 500 रुपये से अधिक भाग पर आयकर लगाने की बात कही गई, ठीक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। डलहौजी और कैनिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में कैनिंग के समय हुआ था, ठीक है। इसमें आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान महत्वपूर्ण था। सॉरी, एक मिनट रुकिए दोस्तों, एक मिनट कहाँ गए? एक मिनट है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था, आपको कौन से भारतीय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? तो इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था, ठीक। और कैनिंग के समय इसको पारित किया गया, याद रखिएगा। कैनिंग के समय ही भारतीय दंड संहिता 1861 आया था, जो अभी भी लागू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। कौन है? तो लॉर्ड एलिंगन द्वितीय, जो 1862 से लेकर 63 तक रहे हैं। इन्होंने वो हाबियों का आंदोलन था, जिसका मुख्य केंद्र पटना था, इसको इन्होंने दबाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, इनकी मृत्यु पंजाब में हुई थी, रफली याद कर सकते हैं, ना भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वो है आपको लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस 1864 से 68 ईस्वी तक, ठीक। इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो घटना थी कि 1865 ईस्वी में इन्होंने भारत यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया था, ठीक। इसके साथ साथ भूटान को इन्होंने पराजित भी किया था। और नेक्स्ट जो दो इनका मुख्य योगदान हो गया, काम हो गया। नेक्स्ट जो है आपको लॉर्ड मेयो जो है, इनका कार्यकाल 1869 से 72 तक चला है, ठीक। इन्होंने क्या किया? 1870 ईस्वी में लाल सागर से होकर तार सेवा प्रारंभ किया था भारत और ब्रिटेन के बीच में। नेक्स्ट आते हैं 1861, फिर एक मिनट, फिर गलती गड़बड़ हो गया, एक मिनट दोस्तों, कहाँ गया? चलिए अब नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, लॉर्ड मेयो जो थे, इनके समय क्या हुआ? 1871 ईस्वी में जनगणना हुआ प्रथम बार, याद रखिएगा, ठीक। कृषि विभाग की भी इन्होंने स्थापना किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब में कुका विद्रोह को भी इन्होंने दबाया था, याद रखिएगा। तो कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पंजाब में, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, मेयो कॉलेज की भी स्थापना किया था, जो आपको अंग्रेज लोगों के अध्ययन के लिए, उनके बेटियों के अध्ययन के लिए कॉलेज था ये। नेक्स्ट आते हैं, इनकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी चाकू घोंप के, बस। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये आपको 1872 से 76 ईस्वी तक रहे। इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटना यही है कि अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई,
जिसमें नॉर्थ बुक ने 10,000 रुपये के दान दी थी। तो दान कितना दी था उसका मतलब नहीं है। ये याद रखिएगा कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कौन किया? तो सैयद अहमद खान ने किया था। कब किए थे? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लिटन, 1876 से लेकर 80 तक। इनका काम आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर कब तक? 80 तक। लॉर्ड लिटन एक विख्यात कवि, उपन्यासकार, निबंध लेखक थे। साहित्य जगत में यह ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध है। मस्ट भी यही है। इनके कार्यकाल काम के बहुत सारे घटनाएं देखते हैं, ठीक है। तो ओवन मेरिडिथ किसको कहा जाता था? तो लॉर्ड लिटन को कहा जाता था। ये बात याद रखिएगा। 1876 से 78 में अकाल, इनके कार्यकाल में अकाल पड़ा था। अकाल आयोग का गठन हुआ था लॉर्ड आपको रिचर्ड एस्ट्रेजी की अध्यक्षता में। आगे हम सब अकाल आयोग को एक साथ पढ़ाएंगे, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं राज उपाय अधिनियम। इस क्या है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आइए आप, क्या इसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, बस इतना जानना है। नेक्स्ट आते हैं प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन भी इनके समय हुआ था, ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब आइए वर्नाकुलस प्रेस एक्ट, कारण हम बता दिए क्यों हुआ है। दिल्ली दरबार और अकाल का विरोध करने के लिए देसी भाषा बहुत सारा बात कह रही थी वासराय को, जिसको दबाने के लिए देसी भाषा प्रेस एक्ट लाया गया। देसी भाषा को ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, ठीक, जिसके तहत देसी भाषा में जो पत्रिका निकलती थी उसको कंट्रोल करने का उद्देश्य था। तो आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो भारतीय सशस्त्र अधिनियम, ये भी आपको 1878 में ही आया था। इसके तहत भारतीयों को हथियार रखने के पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। अन्य कार्यों में इनका काम है सिविल सेवा परीक्षा का उम्र इन्होंने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया था, ये बात याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लिटन, ये आपको 1884 से 80 से लेकर 84 तक, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लीटन और रिपन, अंतर थोड़ा सा है। लीटन रिपन, लॉ बाद में आता है तो वो पहले आएंगे, और रॉ पहले आता है तो वो बाद में आ जाएंगे गवर्नर आपको वायसराय बन के। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, यह भारत का सर्वप्रथम मतलब सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। इनकी पुस्तक जो थी उनका नाम क्या था? द ड्यूटी ऑफ एज, ये बात याद रखिएगा। द ड्यूटी ऑफ एज मतलब हिंदी में इस युग का कर्तव्य, मतलब इस युग का मेरा कर्तव्य क्या है, इन्होंने अपना पुस्तक लिखा। इनका एक स्टेटमेंट है, कहा था कि इन्होंने क्या कहा कि मेरे मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं, ठीक। चलिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी, ठीक। चलिए, उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ हुआ। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1909 ईस्वी के अधिवेशन में कहा था कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय था। तो आपको ये याद रखना है, इनकी पुस्तक का नाम द ड्यूटी ऑफ एज है। इनके स्टेटमेंट मेरे मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, और इन्हें भारत के उदारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इनका कार्य यह था कि जो आपको मेयो के द्वारा 1872 ईस्वी में 71 वहाँ पे दिया है, 72 बना लीजिएगा। 1872 ईस्वी में जनगणना कराया गया था, उसको नियमित कराए हैं, ठीक, रिपन के समय। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो आते हैं रिपन जो थे अस्थायी स्वायत्तता का जनक माना जाता है भारत में। अस्थायी स्वायत्तता का जनक आपको रिपन को भारत में माना जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, रिपन ने नमक कर को कम कर दिया, ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का गठन किया गया, जो प्रारंभिक परीक्षा के संबंधित था। मस्ट भी है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित कौन था? हंटर कमीशन, ठीक है। 1882 ईस्वी में रिपन के समय आया था। इसके अलावा ये हंटर जो है, एक और हंटर कमीशन जो बना है, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेजों की तरफ से बनाया गया था, ठीक है। एक और हंटर है विलियम हंटर, जो द मुसलमान पुस्तक लिखे थे। उसमें बोला गया था कि अंग्रेजों को मुसलमानों के प्रति अच्छी नीति लाना चाहिए, ताकि हम लोग लंबे समय तक शासन कर सकें। उसी पुस्तक के बाद अंग्रेजों का झुकाव मुस्लिम लोगों की तरफ हुआ, और मुस्लिमों के प्रति उनका अच्छा व्यवहार और हिंदू के प्रति बुरा व्यवहार शुरू हुआ। जो पहले 1857 के बाद में मुसलमानों लोगों के प्रति बुरा व्यवहार और हिंदू लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार से शुरू हुआ था। चलिए, ठीक। इन्होंने क्या किया, रिपन जो थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1882 ईस्वी का, उसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद जो था 1884 ईस्वी में रिपन के समय शुरू हुआ था। अब देखिए, ये इल्बर्ट बिल है क्या,
इसके जानना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। रिपर ने क्या किया कि कहा कि भारतीय जो जज होंगे वो ब्रिटिश लोगों का मुकदमा सुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पहले क्या था कि भारतीय जज के द्वारा ब्रिटिश लोगों का मुकदमा नहीं सुना जा सकता है। भारतीय लोग केवल भारतीय का मुकदमा सुनेंगे, ब्रिटिश लोगों का नहीं। लेकिन रिपर ने उसको खत्म कर दिया, कहा कि नहीं, जज हैं, किसी का मुकदमा सुन सकते हैं। जिसके बाद में अंग्रेज लोगों ने विरोध करना शुरू किया इसको, इल्बर्ट बिल को। अब इल्बर्ट जो है क्या है, इल्बर्ट एक मतलब आदमी का नाम है जो इस बिल को लाए थे, प्रस्तावित किए थे। तो अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी बिल से विवाद हो गया और रिपन त्यागपत्र देकर चला गया। बाद में इस बिल को रद्द करना पड़ा, मतलब भारतीय लोग अंग्रेज लोगों का मुकदमा नहीं सुन सकते हैं, ऐसा प्रावधान लाना पड़ा। ठीक, चलिए, तो इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब वो कैसे हुआ, तो उसमें क्या हुआ, अब भारतीय लोगों की आंखें खुली, क्या हम भारतीय लोग अंग्रेज लोगों का मुकदमा नहीं सुन सकते हैं, लेकिन उन लोग मेरा सुन सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बेलगाओ इसको जल्दी। इस बिल के बाद में भारतीय लोग भी एकजुट होना शुरू किए, तो राष्ट्रवाद में के निर्माण में इस बिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसने आपको अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसके सांसद नगर पालिका का भी गठन किया इसने। नेक्स्ट आते हैं डफरिन। कौन है, द डफरिन, लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 88 तक। डफरिन जो थे, इनका मुख्य कार्य जो था, ये किसानों के हितों की रक्षा करते थे। इनका मुख्य कार्य जो था बताएंगे आगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, कहा जाने क्यों बीपीएससी पूछा करता है बराबर। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया, 1885 ईस्वी में, कांग्रेस का स्थापना इस समय में था। और 2 साल के बाद में पंजाब टेनेंसी एक्ट आया। ये दोनों को याद रखिएगा, बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1885 ईस्वी में इन्हीं के समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक, कांग्रेस का स्थापना हुआ था, इतना बात याद रखिएगा। 1885 में ही बर्मा के तीसरे युद्ध में डफरिन ने बर्मा को जीत कर अंग्रेजी राज में मिला लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लेस्डाउन 1888 से लेकर 94 तक। लॉर्ड लेस्डाउन 1888 से लेकर 94 तक। यहाँ पे क्या जानना है आपको, यहाँ पे ये जानना है कि इनके समय दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया था 1891 ईस्वी में। ठीक, इसके साथ साथ इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 ईस्वी में, जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन पद्धति की प्रारंभ की गई। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं लेस्डाउन ने, यहाँ पे आपके लेस्डाउन जो थे मार्टिन डुरंड को की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान भेजा, जिन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा निश्चित किया, जिसको हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जाने जाते हैं। तो डुरंड रेखा किस किस देश के बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान। आप लोग कहिए कि नहीं सर भारत पाकिस्तान, नहीं, भारत अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि पीयूके भारत का क्षेत्र है। ठीक है, आप पीयूके का सीमा जो है अफगानिस्तान से लगता है। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। अगर पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होगा ऑप्शन में, तो आप लोग ई आंसर के साथ जाइएगा। और भारत अफगानिस्तान नहीं हो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो और बाकी अन्य ऑप्शन हो, तो आप लोग 4 गो ऑप्शन में से एक ही को चुनना होगा। तो भारत और आप क्या कीजिएगा, भारत कर रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ चला जाइएगा। ठीक, वहाँ पे आपको सही होगा वहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एलिंगन देती है। ये आपको 1894 से 99 तक है, गवर्नर जनरल है। इनकी एक महत्वपूर्ण कथन है, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। ठीक, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इन्हीं के कार्यकाल में 1897 में वेलूर मठ का स्थापना किया गया था। ठीक, एलूर मठ का रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। कहाँ पे, वेलूर में। इसके साथ साथ एलूर मठ का भी स्थापना वेलूर में किया गया था। नेक्स्ट आते हैं किनके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो एलूर मठ कौन बनाया, तो स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन का गठन कौन किया, तो स्वामी विवेकानंद। कहाँ किए, तो वेलूर में किया। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कर्जन। ये आपको 1899 से लेकर 1905 तक है। यह भारत का सर्वाधिक और लोकप्रिय वायसराय था। यह भारत का सर्वाधिक और लोकप्रिय वायसराय था, ये बात याद रखिएगा। इसके समय अकाल पड़ा, बहुत सारे काम हुए हैं, अकाल को एक साथ हम पढ़ेंगे। इनके काज में अकाल पड़ा तो अकाल आयुक्त का गठन भी किया। किनके अध्यक्षता में, अकाल आयोग का गठन किनके अध्यक्षता में किया गया है, तो मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में, वही पिज्जा वाला मैकडोनाल्ड। ठीक है, वैसे करके याद रखिएगा। चलिए उसके बाद सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्कॉट मार्डरी के नेतृत्व में किया गया था, नाम याद रखिएगा। पुलिस आयोग का गठन
एडवर्ड फ्रेजर के नेतृत्व में किया गया था। उसके साथ साथ सीआईडी की भी स्थापना आपको कर्जन के द्वारा ही की गई थी पुलिस विभाग में। उसका थॉमस रैले के द्वारा विश्वविद्यालय आयोग गठन किया गया था और 1904 ईस्वी में भारत विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया और विश्वविद्यालय पर सरकार की पकड़ को और मजबूत बनाया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सहकारिता का जन्मदाता इनको माना जाता है। मतलब सहकारिता मतलब क्या होता है कि 5 6 7 आदमी मिल के कोई छोटा सा बैंक बना लिए, अब बैंक अपना लोन देगा, बैंक जमा राशि भी करेगा या ये लोग पैसा जमा करेगा किसी बैंक में जमा कर ले ग्रुप बना के, उसी को सहकारिता कहते हैं। तो उसका जन्मदाता किसको माना जाता है? तो कर्जन को माना जाता है। ये बात याद रखिएगा। इन्होंने अपने अधीन एक कृषि विभाग की भी स्थापना किया था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। कर्जन जो था वो इतिहास में पुरातत्व का विद्वान था, जिसके कारण भारत में प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, चलिए तो पुरातत्व की रक्षा के लिए अधिनियम किसके कार्यकाल में आया था? तो कर्नल कर्जन के समय आया था। ठीक, चलिए किचलर जो थे आपको सेनापति बन के आए भारत में, इनके साथ विवाद हो गया कर्जन का, जिसके कारण इनको त्यागपत्र देके जाना पड़ा। ठीक, तो किनके साथ विवाद के बाद में कर्नल कर्जन को त्यागपत्र देना पड़ा था? किचलर के समय में। कर्जन का एक और काम जो है वो है आपको बंगाल का विभाजन इन्होंने किया था। 1800 प्रथम विभाजन 1805 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, जिसके बाद में क्या हुआ? भारत में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है इनके कार्यकाल आपको 1905 से लेकर 10 तक रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम आएंगे, इन्होंने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की में कांग्रेस द्वारा लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया? स्वराज, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो अध्यक्षता दादा बनर्जी किए थे। नेक्स्ट आते हैं 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ इन्हीं कार्यकाल में। ठीक है, कांग्रेस अब गरम और नरम दल में विभाजित हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आइए आप यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं मार्ले मिंटू सुधार 1919 में इन्हीं के कार्यकाल में आया था, 1909 ईस्वी में, जिसके द्वारा क्या किया गया था? आपको मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो मिंटू द्वितीय जो थे वस्त्राधिकार भारत के और मार्ले जो थे भारत सचिव थे ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट आते हैं मदन लाल धींगरा के द्वारा इन्हीं के कार्यकाल में लंदन में कर्जन वायरली को गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आपकी एज है 1910 से लेकर 16 तक। इनका कार्यकाल 10 से 16 तक होता था। इन्हीं के कार्यकाल के बाद में क्या हुआ? 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जॉर्ज 5 के राज्याभिषेक की घोषणा भी की गई थी, क्योंकि इसके पहले यहाँ के राजा मर चुके थे, ब्रिटेन के राजा मर गए थे, तो राज्याभिषेक की घोषणा की गई थी जॉर्ज 5 के। नई दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया तथा कलकत्ता में से दिल्ली राजधानी ले जाने की बात की गई और दिल्ली इसी में 1911 में ही बंगाल का विभाजन अब क्या किया जाएगा करके आपको पहले का विभाजन रद्द किया जाएगा। अब आपको बिहार उड़ीसा नामक एक नए प्रांत बना दिए जाएंगे, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था, जो 1 अप्रैल 1912 से आपको बिहार और उड़ीसा प्रांत बन गया। नेक्स्ट आते हैं 1912 में क्या किया गया? 1911 की घोषणा को पालन करते हुए कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी ला दिया गया। इसी राजधानी परिवर्तन के समय ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम से हत्या करने का आपको प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास असफल हो गया। ठीक, चलिए जिसके बाद जो क्रांतिकारी लोग थे उन पर दिल्ली संयंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट आते हैं इसी के कार्यकाल में 1913 ईस्वी में क्या हुआ था? आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार तथा फिरोज शाह मेहता ने 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि जो पुस्तक है इनका कविताओं का संग्रह, उनके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और फिरोज शाह मेहता जो थे वो बॉम्बे क्रॉनिकल नामक मैगजीन निकाले और गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो प्रताप नामक मैगजीन निकाले, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं 1915 ईस्वी में ही इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका से लौटे और तिलक भी इस समय तक सजा के पहले ही छोड़ दिए गए थे। नेक्स्ट 1915 में ही 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता जो नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई। अब आते हैं 1914 ईस्वी में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक, उसमें कौन था? हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन किया था।
स्थापना कौन किया? मदन मोहन मालवीय। उद्घाटन कौन किया? तो हॉर्डिंग देती है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 21 ईस्वी तक, 1916 से 21 ईस्वी तक। ठीक, इन्हीं के कार्यकाल में बाल गंगाधर तिलक पुणे में और श्रीमती एनी बेसेंट जो थे मद्रास में होम रूलिंग की स्थापना किए थे। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं। 1916 ईस्वी में पुणे में क्या किया गया? धोधो केशव कौड़वे, मतलब डीके केशव कौड़वे के द्वारा, डीके कौड़वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो पुणे में की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए कौन सा अधिनियम आया था इनके समय? तो सैडलर आयोग आया था 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जो बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता था, जिसको ब्लैक कानून, काला कानून के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए मीटिंग हो रहा था, उसी दौरान आपको जनरल डायर जो थे गोली चलाने का आगे दे दिए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, यहाँ पे संक्षिप्त में जानकारी रखें। नेक्स्ट जो है 1919 ईस्वी में ही संवैधानिक सुधार अधिनियम जो था पारित हुआ और उसको 1921 ईस्वी में लागू किया गया, जिसके जरिए आपको 1919 का संवैधानिक सुधार अधिनियम जो है, इसके जरिए प्रांतों में दैध शासन की शुरुआत की गई। और भारत में दैध शासन का जनक कौन है? कर्टियस है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक भारतीय व्यक्ति एसपी सिन्हा जो थे, प्रथम बार बिहार का गवर्नर जनरल नियुक्ति हुए। बिहार का गवर्नर नियुक्ति किया गया किनको? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के समय हुई थी, ये बात याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 26 ईस्वी तक आते हैं। केरल में मोपला जो विद्रोह है इन्हीं के समय हुआ था। मोपला विद्रोह बहुत प्रसिद्ध है, केरल बोलिए, कोरोमंडल तट बोलिए। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो अली मुशियार थे, ये बात याद रखिएगा। मोपला विद्रोह एक प्रकार का सांप्रदायिक रंग दे दिया गया इसमें। मोपला किसान थे लोग जो मुसलमान थे, और यहाँ के जमींदार जो थे धनिक वर्ग के थे, हिंदू थे, ये बात याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट केरल में हुआ है। नेक्स्ट आते हैं नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा किया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं की यात्रा के दौरान मुंबई में आपको क्या हुए? हिंसक झड़प हुआ था आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकारियों में और आपको प्रिंस के सभा से लौट रहे हैं व्यक्ति के बीच में, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। 1920 ईस्वी में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन्हीं कार्यकाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में की गई थी, याद रखिएगा। किनके द्वारा? तो एम.एन. राय के द्वारा। ठीक, 1924-25 में भारत में किया गया है, तो उसको आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं 1922 में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती की स्थापना कौन किए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कब किए थे? 1922 में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 1923 में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों के चयन के लिए लंदन के साथ साथ में इलाहाबाद में परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ। मतलब भारत में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। बाद में दिल्ली उली और जगह पर हुआ है, लेकिन सबसे पहले कहाँ पे हुए हैं? तो इलाहाबाद में। ठीक, लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में 1923 में। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके लिए होगा लॉर्ड इरविन, 1826 से 31 ईस्वी तक। लॉर्ड इरविन जो है, इन्हीं के समय में आपको साइमन कमीशन भारत के लिए आने के लिए नियुक्ति हुआ, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, याद रखिएगा। ठीक है, जिसके बाद भारत में इनके खिलाफ में साइमन वापस जाओ के नारे लगे थे। और 1928 में साइमन मुंबई पहुंचा सबसे पहले। ठीक, भारत पहुंचा। 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। तब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ, जिनका काम क्या था? संविधान निर्माण करना। ठीक, और संविधान निर्माण करके जो रिपोर्ट दिए उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाते हैं। मतलब नेहरू रिपोर्ट कौन जारी किए थे? तो मोतीलाल नेहरू। कब? तो 1928 में। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना जो थे उन्होंने 14 सूत्री मांग रखा अंग्रेजों के समक्ष। 1928 में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई थी, जरूरत नहीं है इसका। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और भूपेश्वर दत्त दिल्ली के असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए बम फेंका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 1929 ईस्वी में प्रसिद्ध लाहौर संयंत्र केस में गिरफ्तार जतिन दास 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद मर गए। ठीक है, लंबा भूख हड़ताल रहा इनका, इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा। 1929 में प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। स्वराज का नारा 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दिया गया था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता किए थे। और लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, उसमें आपको पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। और 31 दिसंबर 1930 ईस्वी को 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया गया था, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि हर साल 26 जनवरी को आपको झंडा फहराया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा।
1829 ईस्वी में ही प्रसिद्ध मेरठ संयंत्र किसका मुकाबला प्रारंभ हुआ? इसको जानने की ज़्यादा आपको जरूरत है नहीं। चलिए 1929 ईस्वी में ही क्या हुए थे? तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुआ था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप याद रख सकते हैं। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, प्रथम बार, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 4 फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन हुआ, जहाँ पे बोल दिया गया कि क्या किया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया जाए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आपको 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किया, अपना दांडी मार्च यात्रा किया। और यात्रा के बाद में 5 अप्रैल आपको कोडांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो दांडी से हुआ था। ठीक, और कहाँ से चले थे? तो साबरमती से चले थे, याद रखिएगा। तो सब ये आपको कुल यात्रा में समय दिन कितना रहा, तो आपको आगे पढ़ाएंगे, इसमें आपको गिन लीजिए, लगभग 24 दिन होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया गया, उसका भाग नहीं लिया गया। तृतीय में भाग नहीं लिया गया, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया था। कौन भारतीय हैं जो तीनों कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। इनके कार्यकाल शुरू होता है 1931 से 36 ईस्वी तक। ठीक है, उन्नीस सौ 32 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इनके कार्यकाल में हुआ था 1931 ईस्वी में। गोलमेज सम्मेलन के बाद में आपको तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 ईस्वी में। ठीक, लगातार हुए 30, 31, 32 में हुए। उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन के बाद में मैकडोनाल्ड जो थे, इन्होंने क्या किया, आपको सामुदायिक प्रचार दिया, जिसको हम लोग मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जानते हैं। इसकी घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 ईस्वी में की गई थी। डेट याद रखिएगा, इस साल ESI के एग्जाम में डेट पूछ दिया था इसका। तो 15 अगस्त के एक दिन बाद 16 अगस्त 1932 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। इसमें अछूतों के लिए, मतलब जो दलित वर्ग थे, उनके लिए अलग पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। इसके साथ साथ इसमें मुसलमान, यूरोपियन और सिखों को भी पृथक निर्वाचन देने का अधिकार दिया गया था। जिसके बाद गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया गया था। और बाद में आपको पुणे में BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पुणे समझौता हुआ था, पुणे पैक्ट हुआ था। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपको दिसंबर 1932 में हुआ था। उसके पहले ही सामुदायिक पंचायत की घोषणा हो चुकी थी। 1932 ईस्वी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना किया था, कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने का। 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 1935 ईस्वी का अधिनियम। तो 1935 ईस्वी का जो अधिनियम आया, उसके बाद आपको वायसराय को पुनः गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और वो भी भारत के गवर्नर जनरल। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लिथिंगो। लॉर्ड लिथिंगो जो था 1936 से 44 ईस्वी तक रहा। ठीक, 1935 ईस्वी का अधिनियम के अंतर्गत पहला आम चुनाव 1936-37 ईस्वी में हुआ। इस चुनाव में 6 प्रांत पर कांग्रेस विजेता हुआ, पूर्ण बहुमत लाया, सरकार बनाया। और 2 प्रांतों में आपको क्या हुआ था, समर्थन से सरकार बना था, गठबंधन से। ठीक, और 3 प्रांतों में अन्य लोगों ने सरकार बनाया था, मतलब 8 प्रांतों में सरकार कांग्रेस बनाई थी, 2 पर बहुमत से, 2 पर आपको गठबंधन से, और 6 पर पूर्ण बहुमत से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे चल के। लिथिंगो ही जो है, उन्होंने क्या किया, बिना कांग्रेस की अनुमति से भारत को क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। जिसके बाद में भारतीय जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था, त्यागपत्र दे दिया अक्टूबर 1939 में। ठीक, क्योंकि बिना भारतीय नेताओं से पूछे ही आपको लिथिंगो के द्वारा भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया गया था। जिसके बाद में त्यागपत्र देने के बाद में मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में मुक्ति दिवस मनाया था, कब? 22 दिसंबर 1939 में। मस्ट भी यही है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 1937 ईस्वी में। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान फैजपुर में क्या अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया? जवाहरलाल नेहरू किया था। फैजपुर कहाँ पड़ता है? तब बंगाल में पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होगा उसको बताएंगे हम। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में।
नेक्स्ट आते हैं 1940 ईस्वी में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बने? तो चर्चिल बने। ये बात याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल बने। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या नाम दिया? किसी दिवालिया हो रही बैंक के उधार उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब बाद में मिलने वाला चेक है। इसमें कौन दिवालिया हो रहा है? तो ब्रिटेन है दिवालिया हो रहा है, मतलब अब छोड़ के जाने वाला है। तो हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हम भविष्य में क्या करेंगे, आप लोग को संविधान बनाने के लिए बात कहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि भविष्य में क्यों, हम अभी संविधान बनाएंगे ऐसा कहिए तो इसको मानेंगे, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। चर्चिल साहब के द्वारा भेजे गए कौन थे? तो आपको क्रिप्स बोले, ठीक। तो उसके बाद बोला गया कि ठीक है, नहीं तो नहीं, अगर आप हमको संविधान नहीं बनाने दीजिएगा तो हम भी इसको नहीं मानेंगे। तो गांधी जी क्या बोले? यह ऐसा बैंक का चेक है जिसका मालिक अब क्या होना है? दिवालिया होने वाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में अपने कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ दो का नीति नारा दिया। 1940 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग की थी। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मुस्लिम लीग कब किया था? कराची अधिवेशन में 1940 में किया था और 44 में बांटो और छोड़ दो की नीति अपनाई थी, ठीक। और 1943 में इन्हीं कार्यकाल में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, लॉर्ड बेवल। ये आपको 44 से 47 तक है। ये शिमला में 45 में सभी भारतीय लोगों को बुलाया, ठीक है, ताकि संविधान निर्माण करने की बात चले, लेकिन जिन्ना की हट धर्मिता के कारण यह असफल हो गया, ठीक है। तो बेवल कब आया था? आपको 44 से 47 ईस्वी के बीच में। इसने इसी के समय में शिमला सम्मेलन भी हुआ था, याद रखिएगा। इसी के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल सत्ता से हट गए और क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री बने, जो लेबर पार्टी के थे, ठीक। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर 1945 में लाल किला पर मुकदमा चला गया। डिटेल से आगे पढ़ाएंगे हम इसके बारे में। उसके बाद इसी के समय INS तलवार पे आपको मुंबई में नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, ये बात याद रखिएगा। इसी के समय में कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई और 24 मार्च 1946 को यह भारत पहुंचा, ठीक। संविधान में पढ़ेंगे इसको डिटेल से, यहाँ पे रफली पढ़ रहे हैं गवर्नर को। मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन योजना अस्वीकार कर दिया गया, ठीक। अस्वीकार करने के बाद में प्रत्यक्ष करवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम के द्वारा कि आप लोग हमको आज़ादी दीजिए भाई, हमको कुछ मतलब नहीं है, प्रत्यक्ष करवाई दिवस मनाएगा। मतलब 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष करवाई दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं, आगे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक भी हुई, जिसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने किया था। अस्थायी रूप से अस्थायी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। 2 सितंबर 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुई, ये बात याद रखिएगा, ठीक। जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, बाद में त्याग पत्र दिया, हट गए यहाँ से। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, मतलब फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि वो 30 जून को भारत 30 जून 1948 तक, मतलब 30 जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे दिया जाएगा और बेबल के स्थान पर आप गवर्नर को आएंगे तब माउंटबेटन आएंगे। मतलब जो इटली के द्वारा घोषणा किया गया था, 2 घोषणा 46 में, 20 फरवरी 1946 ईस्वी में, जिसको इटली की घोषणा के नाम से भी जानते हैं। इसमें बोला गया कि 1948 तक भारत को आज़ादी कर दिया जाएगा और बेबल के स्थान पर आपको माउंटबेटन गवर्नर बन के जाते हैं, ठीक। अब लॉर्ड माउंटबेटन जो आए होंगे वो आएंगे आपको 47 से 48 तक 1 साल का कार्यकाल रहा। इन्हीं के मतलब प्लान, माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को विभाजित किया गया भारत पाकिस्तान में। तो प्रथम बार कौन प्लान बोला था कि भारत को विभाजन कर दिया गया? तो माउंटबेटन प्लान के द्वारा बोला गया था, ठीक। अब 2 जून 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, रेडक्लिफ, जिसने आपको वर्तमान भारत पाकिस्तान और वर्तमान भारत बांग्लादेश के बीच सीमाओं का निर्धारण किया गया था। दोनों, बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का पार्ट था, इसीलिए आपको बोला जाता है कि पाकिस्तान की सीमा रेखाओं का निर्धारण रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर बांग्लादेश बोले और दे दे भारत बांग्लादेश और ऑप्शन में पाकिस्तान भी दे दे तो ई हो जाएगा, ठीक है। और दोनों दे दे, 4 ही ऑप्शन है तो उसमें पाकिस्तान को चुनिएगा, वैसे देगा नहीं, ठीक है। तो दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, 14 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली, 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड
माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उसका सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 के बीच में गवर्नर जनरल बने हैं, ठीक। और इन्हीं के कार्यकाल में 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा का द्वारा भारत में संविधान अंगीकृत किया गया, ठीक। और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्ति कर दिया गया, ठीक है। इतना बात आप लोग गवर्नर जनरल से याद रखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट था उसको हम बता दिए। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखेंगे भारत में अकाल नीति। इसमें कुछ नहीं याद करना है, अकाल आयोग का केवल नाम याद रखिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। तो कंपेल जो है अकाल आयोग के संबंधित है, ठीक है। स्ट्रेटजी जो है अकाल आयोग के संबंधित है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो अकाल आयोग के संबंधित है, लायल अकाल आयोग ही है, और मैकडोनाल्ड डोनेल आयोग अकाल आयोग ही है, इतना याद रखिएगा। दिल्ली दरबार 3 हुए हैं। प्रथम दिल्ली दरबार आपको किसके बीच में, लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत के समाग्री घोषित किया गया, तो उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई। नेक्स्ट जो है दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट आता है 1912 का दिल्ली दरबार। इसमें आपको घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया जाएगा और कलकत्ता से दिल्ली को हस्तांतरित किया जाएगा, ठीक। इस समय आपको बादशाह चार्ल्स प्रथम और महारानी मेरी भी दरबार में आए हुए थे और सब उपस्थित थे, ठीक। चलिए, इस प्रकार से हमारा गवर्नर जनरल जो था उसका ये वीडियो खत्म हुआ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो में लगे कि हाँ आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।